गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की मेरी क्लास है जो कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग संघर्ष सिद्धांत के ऊपर है। प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स के संदर्भ में हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उनकी जीवनी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि वर्ग क्या होता है और अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में वर्ग किस रूप में पाया जाता था और वर्ग संघर्ष की अवधारणा। सबसे पहले प्रश्न उठता है, वर्ग किसे कहते हैं? सामान्यतः ऑकबर्न व निमकॉफ ने वर्ग को परिभाषित करते हुए कहा कि वर्ग एक ऐसी स्थिति है, समान समूह है, जिसमें जब एक दूसरे को प्रभावित करके व्यक्ति अपना समूह बनाता है। प्रभाव के आधार पर निमकॉफ व ऑकबर्न ने व्याख्या की थी। सामान्य समाजशास्त्री यह व्याख्या करते हैं कि वर्ग समान गुण, समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के आधार पर निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का समूह है, 8-10 व्यक्ति मिलकर अध्यापन का कार्य करते हैं। उनकी समान वृत्ति है, समान उनके जीवन निर्वाह का तरीका है, तो वो अध्यापक वर्ग बन गया। एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर एक जैसी दशाओं में कार्य करते हैं, तो उनका एक श्रमिक वर्ग हो गया। कार्ल मार्क्स वर्ग को किस रूप में परिभाषित करते हैं? मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले यह समझ लिया जाए कि वर्ग क्या है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का अध्ययन करने के लिए इस बात की जोरदार वकालत की कि हमें यह अध्ययन इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि हम उन प्राकृतिक नियमों का पता लगा सकें जो संपूर्ण मानव के इतिहास का संचालन करते हैं, और ऐसा करने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यकलापों की अपेक्षा सामान्य जनता, उनके कार्यकलाप, उनके व्यवहारों को ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है वर्ग की संरचना में मार्क्स इस बात की पुरजोर वकालत करते थे कि प्राकृतिक नियमों का पता लगे और मानव के इतिहास का संचालन करने के लिए लोगों की व्यवहार करने की प्रकृति क्या होती है, उसके संदर्भ में समझा जा सके। आदिम समाज की बात करने वाले लगभग प्रत्येक समाज कई जन समूह में बटे हुए हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्ग एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक इकाई का निर्माण करते थे। इस इकाई को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। अर्थात मार्क्स का यह तर्क है, किसी समय परिस्थिति में समान सामाजिक आर्थिक इकाई का निर्माण करने वाली संरचना वर्ग कहलाती है। अब यहाँ जनजातियों की बात की गई है, तो आदिम समाज, ट्राइब्स, प्रिमिटिव, ये वो समूह है जो सभ्य समाज से दूरी बना के रहते हैं, जनसंख्या में छोटे हैं, इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की परंपराएं, क्रियाकलाप पाए जाते हैं और इनका संकोची स्वभाव होता है। इनकी सामाजिक आर्थिक इकाई अलग प्रकार की है और उस आधार पर उनका वर्ग निर्मित होता है। मार्क्स ने अपने वर्ग सिद्धांत की सत्यता को स्थापित करने के लिए इतिहास के अंदर जो भी वर्ग व्यवस्था पाई गई उन सब का उल्लेख किया। इन्होंने आदिम सामुदायिक समाज में वर्ग, दास मूलक समाज में वर्ग, सामंती समाज में वर्ग और पूंजीवादी समाज में वर्ग की परिकल्पना करते हुए इसकी विवेचना की है। सबसे पहले हम बात करें क्लास इन प्रिमिटिव कम्युनल सोसाइटी। आदिम सामुदायिक समाज में वर्ग कैसा होता था? मार्क्स के शब्दों में हम सबसे पहले इतिहास की दृष्टि से आदिम समुदाय की जब बात करते हैं तो उस समय बड़े बड़े क्लैन यानी गोत्र पर आधारित समुदाय और कबीले थे। विद्यार्थियों, यहाँ गोत्र का मतलब एक ऐसा काल्पनिक समूह जो अपनी उत्पत्ति किसी पूर्वज या व्यक्ति से मानता है और वो अपनी उत्पत्ति के आधार पर एक जैसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। ये लोग अपने निवास क्षेत्र, संख्या और भाषा की दृष्टि से
एक दूसरे से अलग अलग होते थे। सामाजिक उत्पादन के संदर्भ में इनकी प्रवृत्तियाँ एक जैसी होती थी और ये लोग श्रम विभाजन के नाम पर केवल स्त्री पुरुष की लैंगिक विभेदिक संरचना को मानते थे। यानी जो श्रम साध्य कार्य हैं वो पुरुष करते थे, जमीन को जोतना, पशुओं की पालना करना, भोजन की व्यवस्था करना, हंटिंग शिकार करना, फूड गैदरिंग, खाद्य पदार्थों का संकलन करना, और लैंगिक परिस्थिति के आधार पे महिला को कमज़ोर मानते हुए शारीरिक आधार पर वो कबीले की वो सदस्य होती थी जो लालन पालन करती थी, बच्चों का प्रजनन की प्रक्रिया में योगदान देती थी और वो घर पर रहकर ही परिवार के दायित्वों का निर्वहन करती थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी दो प्रकार के वर्ग बन गए। एक वो वर्ग था जो समाज के उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखता था और दूसरा वो वर्ग था जो उत्पादन के साधनों से वंचित था। अब आदिम सामुदायिक संरचना में कोई विशेष धन संपदा तो होती नहीं थी। अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति के पास कोई यंत्र है, औजार है, खेती करने से संबंधित या शिकार करने से संबंधित, और यदि उस औजार पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है तो वो स्वामी हो गया, और जो उससे वंचित है वो वंचित वर्ग के रूप में हो गया। तो वहाँ भी उत्पादन के साधनों के रूप में संपन्न और वंचित का वर्ग पाया जाता था। दासमूलक समाज में जो स्लेव सोसाइटी थी, इसके संदर्भ में मार्क्स कहते हैं कि धीरे धीरे दासमूलक समाज की स्थापना हुई। सामाजिक उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का ही स्वामित्व होने लगा और इस प्रकार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई जो अपने पूर्व समाज से बिल्कुल अलग था। यानी दासमूलक समाज में जो पहले वाली स्थिति थी आदिम समाज वाली, उसकी विपरीत संरचना रही है। इसमें कुछ लोग ही स्वामित्व स्थापित करते थे और संख्या में अधिक लोग वंचित रहते थे। इस समाज में दास स्वामित्व के बड़े पैमाने के प्रचलन के पहले दासमूलक समाज के प्रारंभिक अवस्था में अधिकांश लोग समुदाय में रहने वाले किसान हुआ करते थे जो कि वंचित थे उत्पादन के अपने अधिकार के संदर्भ में। वे समुदाय पर और नवोदित हो रहे राज्य पर निर्भर करने वाले लघु उत्पादक थे। श्रम के औजार, पशुपालन के क्षेत्र में मवेशी, आवास के क्षेत्र में घर, बीज आदि के वो मालिक जरूर होते थे, लेकिन समुदाय के सदस्यों के हैसियत से उनको जोत की जमीन का अधिकार था। वे सामुदायिक चारागाहों पर उपयोग कर सकते थे। स्वतंत्र किसान अपने आवंटन की सीमाओं के भीतर स्वयं अपने श्रम का संगठन करता होता था। वहीं समस्त उत्पादकों का स्वामी और उन्हें खर्च करने वाला था, जिनसे वे अधिकांश वह स्वयं उसके परिवार को उपभोग करता था। उसके पास अनाज, मांस, खाद्यान्न होते थे और फसल तक की जरूरतों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होती थी। उत्पादकों का कुछ हिस्सा राज्य को देना पड़ता था और उसका एक अंश आवश्यक वस्तुओं के विनिमय के लिए अलग से रख लिया जाता था, जिसका उत्पादन वह स्वतंत्र किसान स्वयं नहीं करता था। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त लोगों को सामूहिक तौर पर एक वर्ग कहा गया। यानी दासमूलक में जो किसान था वो राज्य पर निर्भर था, लघु उत्पादक की भूमिका में था। वो श्रम के औजार, मवेशी इन पर अधिकार रखता था और दूसरे वो लोग थे जो वंचित थे, जो उन किसानों के यहाँ काम किया करते थे, उन्हें हम दास भी कह सकते हैं। तो स्वतंत्र किसान और दास के रूप में एक व्यवस्था पाई गई। इसके बाद फ्यूडल सोसाइटी, सामंती समाज में वर्ग व्यवस्था पाई गई। यहाँ सामंती समाज की वर्ग संरचना पर विचार करें तो समाज में काम करने वाले आम लोग सामंती जंजीरों में जकड़े किसान थे। सामंती समाज की अधिक उन्नत अवस्था में इस वर्ग में भूदासता का रूप ग्रहण कर लिया था। भूदासों के स्वामी सामंत और भूदासों के मुख्य वर्ग बन गए। यानी एक तो भूदास और एक सामंत। भूदास का मतलब जमीन पर काम करने वाले मजदूरों का संगठन और एक जमीन का मालिक। सामंत
काम न करने वाले संपत्तिधारी लोग थे, यानी ये कोई कार्य नहीं करते थे। इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी और अपने भूदासों पर उनका पूरा नहीं तो थोड़ा संपत्ति अधिकार जरूर था। भू सामंतों के लिए कार्य करने के लिए विवश थे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा दिनचर्या का हिस्सा उनके आज्ञा पर आधारित था। भूदास प्रथा के संस्थागत बन जाने के कारण भूदासों के जमीन के साथ खरीद बिक्री होने लगी। भूस्वामी किसानों के श्रम के संगठनकर्ता की भूमिका निभाने लगे एवं दूसरी तरफ भूदास उनकी जमीन पर, उनके घरों पर काम करते थे। इस तरह सामंती वर्ग समाज में एक अलग प्रकार की वर्ग संरचना पाई गई। इसके अगले चरण में जब हम पूंजीवादी समाज की बात कर रहे हैं तो सामंतवाद के विकास के साथ साथ उनके भीतर पूंजीपतियों का एक नया वर्ग भी विकसित होने लगा। या पूंजीपति से आशय जिसका फैक्ट्रियों पर अधिकार था, वे वर्ग जो शोषण करने की कला में निपुण थे, भावनात्मक अपील के माध्यम से दूसरे लोगों पर अपना अधिकार जताते थे। यही वह वर्ग था जिसने सामंती समाज में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। पूंजीपति वर्ग उद्योग और कृषि के उत्पादनों के साधनों के स्वामी और काम करने वाले धनी संपत्तिधारियों को लेकर गठित होता था, जो अपने प्रतिष्ठानों में श्रम प्रक्रिया का संगठन करते हैं और सर्वहारा के शोषण के फलस्वरूप मुनाफे के रूप में अतिरिक्त उत्पादन को प्राप्त करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों दो तरह के वर्ग बन रहे हैं। एक तो वो वर्ग है जो पूंजी का मालिक है, जिसके पास उत्पादन के संसाधन, उत्पादन के उपकरण, उत्पादन की तकनीक और उत्पादन संबंध पर संपूर्ण निर्णय था, उसके अधिकार क्षेत्र में होते थे। दूसरी ओर वह वर्ग था जो सर्वहारा है, जिसके पास ना तो जमीन है, फैक्ट्री है, ना चल अचल संपत्ति है। वो निर्भर है पूरी तरह पूंजीपतियों पर और पूंजीपति यदा कदा भावनात्मक अपील करके उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करते थे श्रम के रूप में। उनकी मजदूरी का उनको कम भुगतान होता था। पूंजीपति वर्ग अधिकांशतः आर्थिक जोर जबरदस्ती के सहारे सर्वहारा वर्ग का शोषण करते थे और वर्ग के रूप में सर्वहारा के पास उत्पादन के साधन नहीं होते थे। वह अपना श्रम बेचकर अपनी जीविका अर्जित करने के लिए पूंजीपति के यहाँ काम करने के लिए विवश होता था। यहाँ आप ध्यान दें, वो अपनी मन की मर्जी से काम नहीं कर रहा है, बल्कि विवशता के कारण काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पूंजीवाद की जो प्रारंभिक दशा है, इसको हम प्रगतिशील वर्ग के रूप में मान सकते हैं। थोड़े समय में ही शक्तिशाली उत्पादक शक्तियों का विकास होने के कारण पूंजीपति वर्ग शक्तिशाली हो गया और उसने अपनी सार्थकता खो दी। जब यह वर्ग बजाय उत्पादन के संगठित करने के महत्वपूर्ण कार्य के सामान्य सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध करते थे और सर्वहारा का शोषण करते थे। आधुनिक पूंजीवादी समाज में जो सामंती समाज के विध्वंस से पैदा हुआ है, में वर्ग विरोध को खत्म नहीं किया, उसके केवल पुराने के स्थान पर नए वर्ग, उत्पीड़न की पुरानी अवस्थाओं के स्थान पर नई अवस्थाएं और संघर्ष के पुराने रूपों की जगह नए नए रूपों को खड़ा कर दिया गया है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल रूप से आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक समाज में दो वर्ग रहे हैं। उदाहरण के लिए दासत्व युग में दो वर्ग, दास और स्वामी थे। सामंतवादी युग में दो वर्ग के रूप में वर्ग सामंत व अर्धदास किसान थे। आधुनिक समाज की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो दो महान वर्ग, पूंजीपति या श्रमिक, जिसे हम सर्वहारा भी कह सकते हैं, इसमें बटा हुआ था। समाज की इन दो प्रमुख वर्गों की सर्वप्रमुख विशेषता यह होती थी, एक वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन केंद्रीकृत होते थे। मतलब जो पूंजीपति वर्ग है, जिसे हम बुर्जुआ भी कह सकते हैं एक समूह के रूप में, इन लोगों के पास तीन तरह की शक्ति थी। पूंजी
धन संपदा इनके पास है, नए नए उत्पादन की तकनीकों पर इनका अधिकार है, और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये शोषण करने की कला में निपुण है और केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में अपना अधिकार स्थापित करते थे। इसकी तुलना में जो दूसरा वर्ग था वो वंचित वर्ग था, जिनके पास इन तीनों प्रकार की शक्तियों का अभाव था। वो शोषित था, पूंजी से वंचित था, उत्पादन साधन, उत्पादन तकनीक, मोड ऑफ प्रोडक्शन उससे दूर दूर तक थे। वो केवल अपने श्रम को बेचकर ही काम करता था। इन्हीं के बल पर प्रथम वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और यहीं से वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। विद्यार्थियों, जब वर्ग हर समाज में रहे, इसी गुण के कारण कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हर समाज में वर्ग व्यवस्था रही है। अब मैं थोड़ा सा विषय से हटके आपको एक बात बताना चाहूँगा। हालांकि पूरे जीवन काल में कार्ल मार्क्स वर्ग और वर्ग संघर्ष की बात पुरजोर तरीके से उठाते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्वप्न लोकीय समाज की परिकल्पना भी की है, जिसको कार्ल मैनहीम की अवधारणा यूटोपिया से लिया गया है। यहाँ यूटोपिया का अर्थ है, मार्क्स एक दृष्टांत के रूप में, एक स्वप्न के रूप में कपोल कल्पित बात भी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण वर्ग व्यवस्थाएं संसार से मुक्त हो जाएंगी, समान लोगों के समूह रहेंगे, एक जैसा वातावरण रहेगा, जिसे हम वर्ग विहीन समाज कह सकते हैं, और यही यूटोपिया है। ये बिंदु इसकी आलोचना में काम आएगा, इसलिए मैंने अभी से इसको इंगित कर दिया है कि पूरे जीवन काल में, चाहे वो पूंजीवादी समाज की बात हो, सामंत समाजवाद की बात हो, आदिम समाज की बात हो, या कोई भी किसानों के संदर्भ में बात हो, हर समाज में वो वर्ग की परिकल्पना करता है। लेकिन वही मार्क्स अंत में यूटोपिया की बात करता है, जो सहज रूप में हमें नहीं पसती, हमारे गले नहीं उतरती है। वर्ग जब बन जाते हैं तो वर्ग संघर्ष जन्म लेता है, अधिकारों की लड़ाई के लिए। सीधी सी बात है, जब दोनों के स्वार्थ टकराएंगे, एक वर्ग वो है जो ये कहता है कि मुझे काम चाहिए और मैं सुविधा नहीं दे पाऊंगा, कम दूंगा। उसके विपरीत दूसरा वर्ग वो है जो चाहता है काम कम करना पड़े, सुविधाएं ज़्यादा मिले। अब बताइए, जब दोनों के विपरीत स्वार्थ हैं तो कैसे उनमें मतैक्यता बन सकती है? दोनों में निश्चित तौर पर संघर्ष जन्म लेगा ही। मार्क्स की उन्नत वैज्ञानिक प्रस्तावना के रूप में यह बात शामिल की गई है, विभिन्न सामाजिक समूहों में सबसे पहले वर्ग अस्तित्व की व्याख्या की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि मार्क्स ने वर्गों की सर्वांगीण व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा, इस खोज का उद्देश्य बताया कि मानव समाज जिसमें हम रह रहे हैं, आज जो रूप इसका दिखाई दे रहा है वैसा क्यों है, क्या इसमें परिवर्तन होगा, किन शक्तियों के द्वारा होगा, और उसकी गहन विवेचना के आधार पर आगे चलकर समाज में कैसे बदलाव होंगे। इन सब का जवाब भी मार्क्स ने दिया है अपने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत में। मार्क्स ने इस समाज को एक मॉडल के रूप में लिया। फर्स्ट इज सुपर स्ट्रक्चर, सेकंड इज सब स्ट्रक्चर, अधो संरचना और अधि संरचना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अधो यानी नीचे, नीचे वाली जो संरचना है, अगर हम किसी पेड़ के रूप में देखें तो जड़ अधो संरचना है और तना, पत्तियां, टहनियां यहाँ पर अधि संरचना है। अब यहाँ पर जो जड़ वाला हिस्सा है, यानी जो अधो संरचना है, इसे हम मोड ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। उत्पादन संबंध, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के बदलाव, श्रम संबंध ये आ सकते हैं, और उस पर आधारित कला, साहित्य, कानून, परंपरा, विश्वास, धर्म, ये इसकी शाखाओं के रूप में अधि संरचना है, जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। मार्क्स यही तो कहना चाहता है कि समाज में बदलाव क्यों हुआ। इसका जवाब यह मिल जाता है कि जब आर्थिक प्रक्रियाओं में बदलाव होते हैं तो उस पर आधारित समाज का साहित्य, कानून, कला भी बदल जाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देकर इसको सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ कि समाज में जो वर्ग है उसमें बदलाव कैसे होते हैं।
आप ये सोचिए, जब हाथ की चक्की चलती थी यानी परंपरावादी समाज था, तो हमारे उत्पादन के संबंध भी सीमित थे। हाथ की चक्की में 3 चीज़ें हैं, एक लोहे की दूरी है, एक वो चक्की का पार्ट है और एक लकड़ी का हत्था है। यानी बढ़ई, लुहार और चक्की के पार्ट बनाने वाले व्यक्ति से हमारे उत्पादन संबंध रहेंगे, परंपरावादी विचार रहेंगे। तो उस परंपरावादी संरचना पर जो समाज है, आर्थिक निर्धारणवाद की प्रक्रिया में जो इतिहास है उसके अंदर साहित्य भी परंपरावादी होगा। यानी पहले की कहानियों में जो कल्पना की गई है वो राजा और रानी की गई है। एक राजा था, एक रानी थी, उसने लड़ाई लड़ी, रानियों को जीता, वैभव के साथ रहता था। ये एक दक्यानुसी विचार है, क्योंकि हमारी हाथ की चक्की थी तो हमारी परंपरावादी साहित्य था, अंधविश्वास पर आधारित धर्म था। अब उसमें चेंज होता है, अब वो हाथ की चक्की आ गई भाप के प्रभाव से चलने वाली चक्की और विद्युत चक्की तक। तो आज समाज का साहित्य भी बदल गया और आज हम लाइब्रेरी तक पहुंच गए। यानी राजा रानी की कहानी की तरह आज के हमारे पात्र राजा रानी नहीं है। आज के आधुनिक लेखकों के साहित्य में जो नायक है वो बाइक लेकर आता है, कार लेकर आता है, और अब तो वो रॉकेट और वायुयान में भी आने लगा है। इट मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। आर्थिक निर्धारणवाद में उत्पादन संबंध बदले हैं तो उस पर आधारित साहित्य बदल गया, धर्म बदल गया। पहले धर्म परंपरावादी था जब हाथ की चक्की थी। धीरे धीरे जब भाप का इंजन आया, विद्युत का प्रभाव बढ़ा, तकनीक में चेंज हुआ, उत्पादन संबंध बढ़े, आज हमारा धर्म भी हाईटेक हो गया है। आज आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े 5 सितारा होटलों के जैसे ऑफिसों में आदमी अपने लैपटॉप पर क्लिक मारता है, कृत्रिम गणेश जी पैदा हो जाते हैं। एक अगला क्लिक करता है माउस का, कृत्रिम अगरबत्ती जलने लगती है और म्यूजिक के साथ आरती होने लगती है। धर्म हाईटेक हो गया। अब उसे कनक दंडवत की जरूरत नहीं है, अब उसे शरीर को कष्ट में डालने की जरूरत नहीं है। वो बैठा बैठा अपना अकाउंट से किसी भी बड़े मंदिर के भंडार गृह में दान कर सकता है। क्या ईश्वर उसके दान को स्वीकार नहीं करेगा? क्या वो हाथ में झंडा लेके पैदल जाता तभी ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता? अब हमारी धर्म के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है। ये टेक्नोलॉजी क्यों आई? मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ। इस तरह मार्क्स जवाब देते हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे होते हैं। अपनी खोज से मार्क्स और उनके अनन्य सहयोगी एंजल्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज में घोर अमानवीय शोषण व्याप्त है। इसलिए उन्होंने अपनी खोज का दूसरा उद्देश्य शोषण भी समाज की स्थापना करने का सैद्धांतिक रास्ता ढूंढ निकालना बताया। अर्थात ये तो ये जान ही गए कि शोषण होता है, इस शोषण के विरुद्ध शोषण भी समाज कैसे बनेगा, इसकी खोज करने के लिए भी कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने अपने कार्य को किया है। मार्क्स ने जो अपने अध्ययन के उनके आधार पर बताया कि बाह्य प्रकृति और मानवीय समाज दोनों में होने वाले परिवर्तन अचानक नहीं हो जाते। प्रकृति और समाज में आंतरिक द्वंद्वात्मक संघर्ष चलता रहता है। इस सतत संघर्ष से घटनाओं की प्रगति होती है और प्राकृतिक तथा सामाजिक विकास का चक्र चलता रहता है। इसका मतलब ये है, आज जो कुछ भी बदलाव हमें दिखाई देता है ये अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में बदलाव हुआ है। आज हम कहते हैं कि हम हाईटेक आर्थिक प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में कोई छड़ी घुमा के जादू करके ऐसा कर दिया गया। इसके लिए हमने एक लंबी तकनीकी संघर्ष को करते हुए एक प्रक्रिया को जन्म दिया है। मार्क्स का मूल दार्शनिक सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। इस द्वंद्वात्मक प्रणाली के द्वारा जो इन्होंने समाज की व्यवस्था के संदर्भ में व्याख्या की, ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाती है, जिसमें इन्होंने अलग अलग वर्गों में बांटा। इनके अनुसार समाज में विकास और परिवर्तन किसी देवता, सम्राट अथवा नेता की बुद्धिमानी या वीरता के कारण नहीं हुआ, किंतु किन्हीं विशिष्ट सामाजिक आर्थिक कारण कहीं न कहीं जिम्मेदार होते हैं। मनुष्यों के सोचने, समझने तथा कार्य करने का जो रूप, जो प्रणाली उनके समय के उत्पादन के साधनों के विकास स्तर और विनिमय के तरीकों से उत्पन्न होती है, मनुष्य निरंतर अपने श्रम को कम कष्टदायक और आर्थिक उत्पादन बनाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य समाज के अंदर बाह्य प्रकृति में विरोधी तत्वों और शक्तियों का निरंतर संघर्ष होता रहा और उसी के साथ ही मनुष्य और प्रकृति का द्वंद्वात्मक संघर्ष चलता रहता है।
देखिए यहाँ पे उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य के सोचने समझने कार्य करने की जो प्रणाली है वो कहीं न कहीं विनिमय और आर्थिक प्रणालियों पर आधारित है। आप किसी छोटे समाज का उदाहरण देके देखिए, आज से 100 साल पहले वह मुद्रा कम पाई जाती थी, वस्तु विनिमय होता था। इसका मतलब परंपरावादी ठेठ सामाजिक व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए किसान ने अनाज उत्पन्न किया, पशुपालन करके घी दूध उसके पास है। अब वो गांव के व्यापारी के पास जाता है और व्यापारी से निवेदन करता है कि उसके पास मुद्रा नहीं है, घी है 1 किलो, उसकी कॉस्टिंग 400 रुपये है, 500 रुपये है, तो बदले में वो सामान खरीदता था। तो ये आर्थिक विनिमय की प्रणाली परंपरावादी थी, तो वहाँ पे उत्पादन के साधन भी परंपरावादी थे। आज यदि वो पेटीएम स्विप करके अपना पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो तकनीकी रूप से विकसित हो गया। सेकंड, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध इतने परिवर्तित हो गए कि आज वो आर्थिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने वस्तु के मूल्य का भुगतान कर रहा है। तो ये सब चीजें सोचने समझने के आधार पर उत्पादन की तकनीक पर आधारित होती है और मनुष्य और प्रकृति का हमेशा द्वंद्वात्मक संघर्ष चलता रहता है। इसी प्रक्रिया में मनुष्य नया प्राकृतिक तथा सामाजिक ज्ञान प्राप्त करके पुरानी उत्पादन प्रणाली को बदल देता है। देखो, जैसे जैसी नई टेक्नोलॉजी आएगी, आप समझिए, आज से 1 साल पहले एक व्यापारी पेटीएम और फोन पे पर पैसे लेने में डरता था। उसको लगता था कहीं उसके साथ आर्थिक ठगी ना हो जाए। लेकिन आज प्रचलन का हिस्सा बन गया, वक्त की मांग हो गई और उसने अपने चिंतन के आधार पर, नए सामाजिक ज्ञान के आधार पर उस पुरानी प्रणाली को बदल दिया और नई प्रणाली को काम में लेने लगा। इसके साथ ही आर्थिक ढांचे के ऊपर खड़ा हुआ सामाजिक ढांचा भी बदल जाता है। इसलिए किसी भी युग के समाज की समस्याओं को समझने के लिए, उसे हल करने के लिए हमें उस युग के सामाजिक आर्थिक ढांचे के आंतरिक द्वंद्व और विरोधों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यदि हमें देखना है कि किसी भी समाज के अंदर संघर्ष और द्वंद्व क्यों रहा, तो हमें वहाँ की सामाजिक आर्थिक ढांचे की प्रणाली को देखना होगा। हो सकता है वहाँ की कर व्यवस्था दोषपूर्ण हो, वहाँ के आर्थिक संसाधन, श्रम का वितरण, उत्पादन का वितरण, मांग पूर्ति की लोच के नियम, बैंकिंग व्यवस्था, ये इतनी दोषपूर्ण रही होंगी कि कहीं न कहीं उस समाज में आपस में द्वंद्व पाया गया। अतः आंतरिक द्वंद्व और सामाजिक आर्थिक ढांचे को जाने बिना हम किसी भी अंतर विरोध का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास की भौतिकवादी धारणा में यह कहा गया है कि मानव जीवन के पोषण के लिए आवश्यक साधनों का उत्पादन और उत्पादन के बाद उत्पादित वस्तुओं का विनिमय प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का आधार है। और इतिहास में जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हुई हैं, उनमें जिस प्रकार का धन का वितरण हुआ है और समाज का वर्गों अथवा श्रेणियों में बंटवारा हुआ है, इस बात पर निर्भर रहा है कि समाज में क्या उत्पादन हुआ, कैसे हुआ और उपज का विनिमय कैसे हुआ। कुल मिला के ये पूरी की पूरी आर्थिक संरचना के संदर्भ में की गई व्याख्या है। मार्क्स के अनुसार किसी भी युग में श्रम के विभाजन और जीविकोपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ग की विशेष वर्ग चेतना होती है। वर्ग से मार्क्स का अभिप्राय उन जन समूहों से है जिनकी परिभाषा उत्पादन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका के द्वारा की जा सकती है। अर्थात यदि इसे सामान्य रूप से समझा जाए तो वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो अपनी जीविका एक ही ढंग से कमाते हो। पुनः स्पष्ट करूं, एक जैसा कार्य करने वाले लोग अर्थोपार्जन के क्षेत्र में लगे होते हैं, वर्ग का निर्माण कर देंगे। लोहे से संबंधित काम करने वाले लोगों का अलग वर्ग है, बौद्धिक कार्य करने वालों का अलग वर्ग है, उत्पादन में लगे लोगों का अलग वर्ग है और राजनीति के आधार पर, अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर सेवा करने वाले लोगों का अलग वर्ग होता है। यानी यहाँ
जीविका कोई व्यक्ति कैसे कमाता है, उसी पर उसके वर्ग की संरचना का आधार छिपा हुआ है। वर्ग का जन्म उत्पादन के तरीकों के आधार पर होता है और जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता जाता है, पुराने वर्गों का स्थान नए वर्ग ले लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूँगा कि पुराने वर्ग कैसे बदल रहे हैं और नए वर्ग कैसे आ रहे हैं। पहले भारतीय समाज की संरचना के संदर्भ में हम देखें, हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी। तो निश्चित तौर पर किसान, अब किसान में भी वो जिसके पास ज़मीन है या जो दूसरे की ज़मीन पर एज ए वर्कर काम कर रहा है या वो भूमिहीन श्रमिक के रूप में भटक रहा है, अलग वर्ग हो सकते थे। आज हम देख रहे हैं सेवा क्षेत्रों का बढ़ावा हुआ है, तो उसी आधार पर उन पुराने वर्गों के स्थान पर पानी की कमी, मानसून के प्रभाव, कृषि संरचना में आए बदलाव की वजह से आजकल क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र विकसित हुए और सेवा क्षेत्र से संबंधित नए बैंकिंग वर्ग, कैटरिंग वर्ग, मैरिज वेडिंग सिस्टम वर्ग, नई तरह की क्रैच जैसी संरचनाएं आज समाज में विकसित हो गई है। इस सिद्धांत को हम एक सामान्य समरी के रूप में समझ सकते हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है, मतलब उसका एक रिजल्ट है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन मानता है और आदिकाल से लगाकर आज तक विश्व समाज में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन्हें उसी का प्रतिफल सिद्ध करता है। मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक विषमता के कारण सदैव दो वर्ग रहे, एक धनी वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। इन्हें वह संपन्न और विपन्न भी कह सकता है। उन दोनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। इनसे आदिकाल से सदाई संघर्ष चलता रहा है। यानी मार्क्स को यदि समरी के रूप में हम समझे वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, एक संपन्न है और एक विपन्न है। एक आर्थिक रूप से संपन्न होगा, दूसरा आर्थिक रूप से वंचित होगा और ये दोनों वर्गों के बीच में शत्रुता चलती रहती है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को इतिहास की मूल विशेषता के रूप में स्वीकार करता है। उसने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि अब तक के जितने भी समाज का इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार दासों का स्वतंत्र व्यक्तियों से, साधारण जनता का कुलीनों से, कृषकों का भूस्वामियों से और वेतनभोगियों का पूंजीपतियों से, मध्यम वर्ग का कुलीन भूमिपतियों से सदा संघर्ष होते चला आया है। यह संघर्ष किसी गुप्त रूप से और कभी खुलेआम निरंतर चलता रहता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हर बार या तो समाज की पुनर्रचना हुई है या युद्ध करने वाले दोनों वर्ग नष्ट हो गए हैं। अब तक के इतिहास में जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए उनमें पुराने वर्ग मिटते रहे और नए वर्ग अस्तित्व में आते रहे, परंतु शोषण के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ। अर्थात शोषक और शोषित रूप बदल बदल कर कायम रहे, समाज में व्याप्त रहे। प्राचीन काल की दास प्रथा में जो संबंध मालिक और सेवक में था, मध्यकाल की सामंत प्रथा के अंतर्गत वही संबंध जमींदार और किसान में रहा और आधुनिक युग की पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मालिक और मजदूर वर्तमान संदर्भ में देखे जा सकते हैं। परंतु पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत यह कुछ संभव हो गया है, क्योंकि आज समाज व्यवस्था स्पष्टतः दो विरोधी कार्यों के मजदूर और पूंजीपति के बीच में लटक रही है। मार्क्स का अनुमान है आज की पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी और इस खुली प्रतियोगिता में मध्य वर्ग अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। अतः वह मालिक वर्ग में मिलने के लिए उनके प्रति आश्रित हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि पूंजीपति वर्ग छोटे से छोटा होता चला जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार
बड़ा होगा। जब सारे श्रमिक अपने देश, भाषा, संस्कृति इत्यादि के सतही भेदभाव को भुलाकर एक आर्थिक वर्ग के रूप में अपने हित को पहचानने लगेंगे तो वर्ग चेतना का उदय होगा और वे मिलजुल कर अपने सामान्य दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कमर कस लेंगे। उधर पूंजीपति अपने बदले हुए लाभ का स्वयं उत्पादन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे फिर उद्योगों को लगा देंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे और निर्धन श्रमिक क्रय विक्रय शक्ति के अभाव में सारा माल नहीं उठा पाएगा और देश के बाहर बाजार की खोज शुरू होगी। परिवहन संचार को उन्नत साधनों द्वारा विभिन्न देशों के बीच संबंध स्थापित होगा। सचेत श्रमिक वर्ग इन साधनों का उपयोग करते हुए संपूर्ण विश्व के श्रमिक वर्ग चेतना का संदेश पहुंचाने को तत्पर रहेगा। परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग का संगठन सुदृढ़ हो जाएगा, उसका आंदोलन विश्वव्यापी रूप धारण कर लेगा और इससे पूंजीपति और सरबराह वर्ग के बीच सीधे संघर्ष की संभावना उज्जवल हो जाएगी। अंततः सरबराह वर्ग अपनी विशाल जनसंख्या और सुदृढ़ संगठन के बल पर अपनी मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पराजित करके उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेगा। दूसरे शब्दों में लुटेरे खुद लूटे जाएंगे। यह संघर्ष को व्यवस्थाओं में संपन्न करेगा। सरबराह वर्ग का अधिनायक तंत्र इस अवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके पूंजीवादियों के अंतिम अवशेषों को हटाया जाएगा। साम्यवादी समाज सरबराह वर्ग को अधिनायक तंत्र के दौरान जब शोषण वर्ग का नाम निशान मिट जाएगा तब ना तो वर्ग भेद रह जाएगा और ना वर्ग संघर्ष। इस तरह वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी जिसे मार्क्स यूटोपिया भी कहते हैं। चूँकि इस संदर्भ में राज्य का लक्ष्य केवल वर्ग संघर्ष को दबाना होता है, अतः साम्यवादी क्रांति के बाद राज्य भी लुप्त हो जाएंगे और मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिकों के संगठित शक्तिशाली संघर्ष का परिणाम यह होगा कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, श्रमिकों की विजय होगी और वे सरबराह श्रमिक वर्ग की तानाशाही की स्थापना करेंगे। श्रमिक वर्ग बचे हुए पूंजीपतियों को अपनी संगठित शक्ति से कुचलकर समाप्त कर देगा और सरबराह वर्ग के शासन की स्थापना हो जाएगी। कहने सुनने में यह सिद्धांत सैद्धांतिक आधार पर उचित प्रतीत होता है, लेकिन इस सिद्धांत की सैद्धांतिक आधार पर व्याख्या की जाए तो इसकी आलोचना भी की गई है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की कड़ी आलोचना की जाती है। आलोचक मार्क्सवाद के इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि समाज परस्पर विरोधी वर्गों में बटा है तथा इन वर्गों के हित एक नहीं होने के कारण निरंतर संघर्ष चलता रहता है। समाज के स्तर विन्यास के अनेक सिद्धांत इसकी आलोचना से उभरे हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को मुख्य आलोचनाओं के आधार पर देखा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक जीवन का आधार सहयोग है, संघर्ष नहीं। मार्क्स की यह धारणा गलत है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक जीवन का आधार है। वास्तव में समाज को संचालित करने वाला तत्व संघर्ष न होकर एकता, सामंजस्य है। समाज के विभिन्न वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं तथा आपसी तालमेल से कार्य करते हैं। दूसरी आलोचना है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भ्रामक मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि इतिहास एकमात्र वर्ग संघर्ष का ही लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता। भारत में हिंदू मुस्लिम समस्या अथवा आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की समस्या वर्ग संघर्ष की समस्या नहीं कहला सकती। यानी हर जगह आप वर्ग को ही संघर्ष का कारण माने, ये उचित नहीं होगा। तीसरी आलोचना है कि समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं है,
समाज में केवल दो वर्ग नहीं है, आधुनिक युग में एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, यानी मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, जिसकी कहीं भी मार्क्स ने विवेचना नहीं की, जिसमें प्रबंधक, कुशल कारीगर, ऑफिसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि होते हैं। इस तरह मार्क्स की यह घोषणा कि समाज सदा ही दो वर्गों में रहेगा गलत सिद्ध हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मार्क्स की आलोचना इस आधार पर की गई, उसने हमेशा दो वर्ग माने। और मैं तो एक चीज़ और जोड़ूंगा, अगर मार्क्स आज के ज़माने में होता तो शायद खुद के सिद्धांत पर एक आश्चर्य व्यक्त करता। वो कहता है कि पूंजीपति हमेशा श्रमिकों का शोषण ही करता है। अगर वो टाटा बिरला बड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में जाता और उसे पता चलता है कि अधिकारियों के लिए एएसआई सुविधा है, पेंशन सुविधा है, उनके बच्चों को एजुकेशनल लोन दिया जा रहा है, तो शायद मार्क्स का यह सिद्धांत गलत होता कि पूंजीपति सरवारा का शोषण कर रहा है और वर्ग भी दो ही होते हैं। आज हम देखते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीति वर्ग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर के रूप में दुनिया भर के मिडिल क्लास उभर के आ चुके हैं, जिसका कहीं भी मार्क्स ने उल्लेख नहीं किया है। चौथी आलोचना है कि मार्क्स के वर्ग की व्यवस्था जो स्पष्ट रूप से की है, मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में दो वर्गों के अस्तित्व की बात की, परंतु उसने उनकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। वर्तमान समय में बहुत से श्रमिक उद्योग धंधों के हिस्सेदार हैं, क्योंकि शेयरिंग का जो मार्केट चला है, शेयर खरीदने के आधार पर कोई भी किसी कंपनी का एक सहायक हो सकता है, उसका पार्टनर हो सकता है। मार्क्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत से श्रमिक उद्योग धंधों के हिस्सेदार इस तरह बन जाते हैं, उन्हें मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ समझा जाए या श्रमिक। हर औद्योगिक समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और व्यक्ति उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। अतः वर्गों में जो विभाजन रेखा है वह स्पष्ट है, अति सूक्ष्म है, मार्क्स इसका उल्लेख नहीं कर पाए। पांचवी आलोचना, वर्ग की एकता का सिद्धांत अनुचित है। मार्क्स का जो वर्ग की एकता का सिद्धांत दिया गया, पूंजीपति वर्ग को एक अलग रूप में देखा गया, क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास फॉर इनसेल्फ के रूप में, यानी अपने लिए वर्ग और अपने में वर्ग, वो यहाँ उचित नहीं है। इसकी सही प्रकार से व्याख्या नहीं हुई है। छठी आलोचना, पूंजी थोड़े हाथों में केंद्रित नहीं हुई। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे पूंजी थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी, किंतु आज बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ छोटे छोटे बहुत से पूंजीपति न केवल जीवित हैं, बल्कि उसकी छत्र छाया के बिना भी अपना विकास कर रहे हैं। सातवीं आलोचना है, यह घृणा पर आधारित है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह घृणा पर आधारित है, क्योंकि कैटलिन का कहना है कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधुनिक हो सकता है, रोगों यहाँ तक कि फांसीवाद का जन्मदाता है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आठवीं आलोचना है कि इतिहास द्वारा समर्थित नहीं है। मार्क्स ने इसे एक विभिन्न रूपों में वर्ग संरचना में परिभाषित करने की कोशिश की और वर्ग संघर्ष का अंत निश्चित रूप से श्रमजीवी वर्ग की विजय और समाजवाद की स्थापना में देखा। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका स्वप्न साकार होगा यह संभव नहीं दिखाई देता, या हम यूँ कह दें कि कैरियो हंट के शब्दों में यह एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नवी आलोचना के रूप में वर्ग संघर्ष निरंतर मंद होता जा रहा है। कार्ल मार्क्स की यह धारणा थी कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा वैसे वैसे वर्ग संघर्ष उग्र होता जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान समय में राज्यों की प्रगतिशील नीतियों के कारण श्रमिकों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है और उनकी वर्गीय भावना काफ़ी मंद पड़ गई है। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। अंतिम आलोचना के रूप में गलत है, आशावादिता को जन्म देता है, इस आधार पर की गई है। मार्क्स ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीवाद के अवशेषों पर केवल साम्यवाद का ही उदय होगा। लॉस्की ने लिखा था कि संभव है कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद न होकर अराजकता होगी, जिससे किसी ऐसे तानाशाही का उदय होगा जिसका साम्यवादी
आदर्शों से कोई मेल नहीं होगा। यानी जो मार्क्स कहता था कि पूंजीवाद के अवशेष के रूप में साम्यवाद ही जन्म लेगा, ये गलत है। अराजकतावाद भी हो सकता है और कोई नई संरचना भी विकसित हो सकती है। अंत में इस पूरी व्याख्या को वर्ग संघर्ष के संदर्भ में हम निष्कर्ष में देखें, इस प्रकार वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना अनेक आधारों पर की गई, परंतु इस बात को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है कि समाज में जहां किसी भी निजी संपत्ति की अवधारणा होगी, वर्ग मौजूद होंगे, वहां वर्ग संघर्ष सामाजिक संघर्ष का सबसे मुख्य रूप होगा। वर्ग विभाजित समाज में वर्ग संघर्ष मूलभूत है। ऊपर की शांति, प्रेम, अहिंसा, दया आदि के संदेश इस महबूब सत्य को झुठला नहीं सकते। अनेक कमियों के बावजूद यह सिद्धांत इस व्यवहारिक राजनीतिक साहस को प्रकट करता है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का लगातार अमानवीय शोषण होगा, क्रूर दमन होता है या होता रहेगा, तो इस अन्यायपूर्ण स्थिति में अंत के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा उस वर्ग संघर्ष के रूप में खूनी संघर्ष या क्रांति का होना अनिवार्य है। वस्तुतः 19वीं सदी की उस क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसंग में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का विशिष्ट महत्व था। उसके इस विचारों के आधार पर पूंजीवाद पर निरंतर दबाव बनाए रखने का कार्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादियों ने श्रमिक वर्ग के कष्टों की ओर ध्यान दिया और कल्याण की योजनाएं क्रियान्वित की। रूस में 1917 की सरवारा क्रांति की सफलता के बाद विश्व में मजदूरों और किसानों के संबंध में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उनके दोषों के बावजूद हम कह सकते हैं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपना विशेष महत्व रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये संपूर्ण व्याख्या के रूप में मैंने आपको वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझाने का प्रयास किया है। अगर इसको प्रारंभ से देखें समरी के रूप में, तो मार्क्स वर्ग किसे कहते हैं इसकी परिकल्पना करते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि अपनी जीवन वृत्ति को अपनाने के लिए समान कार्य जब किए जाते हैं तो वर्ग बनता है। वर्ग संरचना आदिम समुदायों में भी रही है, दासमूलक समाज में रही है, सामंती समाज में रही है, पूंजीवादी समाज में रही है, और सबसे महत्वपूर्ण है जब भी वर्ग का उद्भव हुआ, वर्ग के अस्तित्व की बात की गई, वर्ग संघर्ष की परिकल्पना भी सहभागी रूप में की गई है। जब हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो हमें लमसम में इतना ही समझना है, एक वर्ग पूंजीपति जो अधिकारों पर अपनी बात करता है, पूंजी का स्वामी है, शोषण करने की कला में निपुण है, और दूसरी ओर सर्वहारा जो इनसे वंचित है। इस आधार पर मार्क्स का सिद्धांत विकसित किया गया और अंत में अनेक आलोचनाओं के बाद भी हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि यह सिद्धांत देश काल परिस्थिति के अनुसार जब भी वर्गीय संरचना की बात करेगा, हम मार्क्स को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आज कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं, इनके पीछे इसी प्रकार की सैद्धांतिक व्यवस्थाओं का ही प्रभाव रहा होगा, तभी ये